बीच जिस जीडीपी का अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस पर टैरिफ का रेसिप्रोकल असर पड़ेगा, इसी जीडीपी को लेकर जो नतीजे सामने आए उसने ये बता दिया कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दिया है। In what marks a strong start to the financial year, India's overall exports rose by 6% year-on-year in the first quarter of FY26, reaching $210.31 billion. दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हम इतने दिनों तक वर्ल्ड नजरअंदाज कर रहा था। बट सडनली फिगर जो आ रहे हैं चाइना से, वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। However, ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand, prolonged geopolitical tensions. Taking all these factors into account, real GDP growth for this year is now projected at 6.8%. This is a revision from our earlier forecast. रैपिडो ऑटो मतलब गारंटीड ऑटो। रश आवर में भी 5 मिनट में मिलेगा। 5 minutes. Projected at 6.8%. This is a revision from our earlier forecast of 6.5%. सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए। तो जैसे जो जियोपॉलिटिकल फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टैरिफ सैंक्शंस आते हैं और चाइना ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद से कुछ चीजें उभर के आ रही हैं जहां पर भारत की जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली पेड ऑफ एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर basically where you're saying is boss, sanctions won't work, they will not bite and they will not bite as you guys intend. रेवेन्यू आएगा, इंडिया को फायदा होगा, इंडिया की आवाम को फायदा होगा। इंडिया के अंदर रेवेन्यू की बात करें, अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, बड़े बड़ी कंपनीज के बड़ी बड़े सीईओज आपको इंडियन नजर आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? भाई उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हम इतने दिनों तक वर्ल्ड नजरअंदाज कर रहा था, बट सडनली फिगर जो आ रहे हैं चाइना से, वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना भी होगा कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। उस समय ये जो टोटल सबप्राइम क्राइसिस जो अमेरिका का था ना, वो अराउंड $3.2 ट्रिलियन था। उस समय अमेरिकन जीडीपी थी $15 ट्रिलियन की। तो अमेरिका ने क्या किया, वो डेब्ट को अपने बुक्स में ले लिया और उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है उसको डेब्ट को फेड ने अपने बुक्स में लेके जितने भी एंटरप्राइजेस जो एक तरह से कोलैप्स हो गए थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो ये एक समझ लीजिए $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $3.2 ट्रिलियन अगर वो जो अगर डेब्ट उनको नेशनलाइज करना है इजीली कर चुका, 20% ही था। तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में आपने देखा है कि एक ग्रोथ स्टोरी चली थी, चाइना ने भी एक तरह से सोचा है कि लेट मी जॉइन द बैंडवैगन, और उन्होंने भी एक तरह से चाइना के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चालू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम ऐसा था कि चाइना के अंदर एक टारगेट दिया जाता था लोकल गवर्नमेंट्स को कि आपको अपनी इकोनॉमी को 5% बढ़ाना है, अपनी सिटी को, अपनी प्रोविंस को। तो एवरी गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट थी जो चाइना के अंदर, वो सीसीपी में अपना स्थान बनाने के लिए उस प्रोविंस का गवर्नर वहां पे ग्रोथ लाने की कोशिश करता था। चाइना में एक ऐसा है कि 25 to 30% जो उनकी इकोनॉमी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रियलिटी सेक्टर। अब ऐसा है कि चाइना के अंदर एक तरह से आज की डेट में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चला, इट कैरीड आउट फॉर अराउंड 8 to 10 years। सुपर ग्रोथ हुआ, इतना मतलब मैसिव ग्रोथ हुआ कि एवरीबडी स्टार्टेड प्रेजिंग द चाइनीज ग्रोथ मॉडल। अब वहां पे सिटीज बन रहे थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, वहां पे एक तरह से स्काई स्क्रेपर्स बन रहे थे, बुलेट ट्रेन्स बन रही थी। चाइना का जो स्केल है वो डेवलपमेंट देख के सब लोग डर चुके थे एंड एवरीबडी वाज प्रेजिंग चाइना। बट सब लोग भूल गए थे कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और जिस हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोकल गवर्नमेंट्स को टारगेट दिए और उस लोकल गवर्नमेंट्स को टारगेट मीट करने के लिए उन्होंने लोन्स लेना चालू कर दिया। जो जियोपॉलिटिकल फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टैरिफ सैंक्शंस आते हैं और चाइना ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद से कुछ चीजें उभर के आ रही हैं जहां पर भारत की
geopolitics has actually paid off, and which is very interesting. कुछ ऐसे examples देखते हैं जहां पर basically where you're saying is boss, sanctions won't work. They will not bite, and they will not bite as you guys intend. दो examples मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर. देखिए, सबसे पहले टनल बोरिंग मशीन्स जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के लिए अंडर सी टनल और ये सब चीजों के लिए चाहिए. काफी टाइम तक, महीनों तक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइनीज पोर्ट्स में खड़ी हुई हैं, डिस्पाइट इट बीइंग अ जर्मन ऑर्डर. बाय द वे, जर्मनी को हमने ऑर्डर दिया था जिसने चाइना से बनवाया था. चाइना रोक के बैठा हुआ है क्योंकि वो भारत को नहीं देना चाहता. लेकिन अब फाइनली कुछ ना कुछ होके लास्ट मशीन्स आई हैं. यहाँ पर जर्मन एम्बेसडर ने बोला है दिस विल बी द लास्ट चाइनीज मशीन कमिंग इनटू इंडिया. लेकिन वही नहीं है, वो तो छोटी चीज है. सबसे बड़ी चीज ये है कि टनल बोरिंग मशीन की जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, वो दे आर वांटिंग टू सेट अप शॉप इन इंडिया इटसेल्फ. क्योंकि वो बोलते हैं यार इंडिया के अंदर काफी आगे पोटेंशियल है, तो वी विल एक्चुअली सेट अप द शॉप ओवर हियर इटसेल्फ. तो एक डी रिस्किंग यहाँ पर बड़ी क्लियरली निकल के आती है. काफी आपने बैक एंड पे बात करी होगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स गेट हेल्ड अप बिकॉज ऑफ दिस. एंड चाइना जो एक कहीं ना कहीं, अगर आपको याद होगा, जब मोदी जी चाइना गए थे तो ये टनल बोरिंग मशीन्स के बारे में बोला था कि वो रिलीज कर देंगे. तो वो तो रिलीज कर दी उन्होंने, बट वी डोंट वांट टू टेक फ्यूचर रिस्क. सो दिस इज बेसिकली रिस्क प्रूफिंग योरसेल्फ. नाउ देखिए, लोकल कैपेसिटी होना बहुत वैल्यूएबल है. एंड जो सैंक्शंस और ये सब चीजें हैं, कल पीयूष गोयल ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने भी ये चीज बोली कि साहब हम लोग ऐसा सिचुएशन में आना चाहते हैं जहां पर वी विल बेसिकली नॉट हैव दीज थ्रेट्स कमिंग ऑन टू अस ऑल द टाइम. जो अभी देखिए, क्योंकि जिस तरह अभी जो अमेरिका ने जो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, शायद अमेरिका यही सोच रहा था कि हिंदुस्तान घुटने टेक देगा अमेरिका के सामने. लेकिन जो अभी जिस तरह अभी जो रिजल्ट आया है, कुछ लोग यही सोच रहा था मतलब हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ लो दिखाएगा, डाउन में जाएगा. मतलब ये अमेरिका सोच रहा था, मतलब ये सपना देख रहा था. मतलब अमेरिका, हमने तो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दिया. अभी फार्मास्यूटिकल में भी अभी टैरिफ लगा है, 100% लगा दूंगा. अभी जिस तरह भी 50% जो टैरिफ लगा है ऑलरेडी. तो अमेरिका यही सोच रहा था कि हिंदुस्तान मतलब अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा. लेकिन क्या हुआ, अभी जो जीडीपी का जो अभी ग्रोथ रेट जो आया है दोस्तों, उस ग्रोथ रेट दिखा रही है 6.8 दोस्तों. ये बहुत बड़ी खबरें हैं दोस्तों. मतलब अमेरिका के नींद उड़ाने वाला खबरें हैं दोस्तों. जो अमेरिका जो सपने देखा था, शायद हम हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान अमेरिका के सामने भाग भाग के आएगा बातचीत करने के लिए. जो अमेरिका कहेगा वो हिंदुस्तान सुनेगा. लेकिन हिंदुस्तान सुनने वाला नहीं है. हिंदुस्तान ने क्या कहा दोस्तों? हिंदुस्तान ने ये कहा देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम वही करेंगे. दूसरा कंट्री का दबाव में आने वाला नहीं है. हिंदुस्तान की आवाम को खुश करने का जिम्मेदार हम लोग का है. वो दूसरा कंट्री को खुश करने का जिम्मेदार हमारा नहीं है. जो हिंदुस्तानी आवाम को खुश करने का जिम्मेदार हमारा है दोस्तों. इसके लिए अमेरिका दबाव डालेगा. हम वो करने वाला नहीं है, हम झुकने वाला भी नहीं है और झुका भी नहीं है. जिस तरह अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी फार्मा सेक्टर में भी जिस तरह अभी जो $12 बिलियन जो अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान का ट्रेड होता है दोस्तों, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है. लेकिन उस पर भी जिस तरह अभी जो खबरें आ रही 100% टैरिफ लगा है. लेकिन हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान अभी ढूंढ लिया है, अभी ढूंढ रहा है जो अलग अलग मार्केट दोस्तों. अमेरिका ही सोच रहा था कि हमारा अमेरिका तो बहुत बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान हम जो भी कहेंगे वो करेगा. शायद अमेरिका यही सोच रहा था, मतलब जो पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है, पाकिस्तान को जो डोनाल्ड ट्रंप अभी उठना होगा तो पाकिस्तान उठ रहा है, अभी बैठना होगा पाकिस्तान बैठ रहा है. लेकिन हिंदुस्तान उठने वाला भी नहीं है और बैठने वाला भी नहीं है.